हेलो दोस्तों, आज का वीडियो यूकैरियोटिक कोशिका है। जो भी यह वीडियो देख रहा है इसको देखने से पहले लेक्चर 1 ज़रूर देखें, तभी यह समझ में आएगा। यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम लोग जानेंगे और इसके प्रकार जानेंगे। देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बाद शेयर करना ना भूलें। ठीक है, हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका होता क्या है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएँ वे कोशिकाएँ होती है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती है वे कोशिकाएं होती है जिनमें वास्तविक केंद्रक तथा झिल्ली से घिरे कोशिकांग पाए जाते हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका। अगर आप उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को अवश्य देखें। और इसमें हम देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका में मैंने बताया कि यूकैरियोटिक कोशिका वे कोशिकाएं होती है जिनमें वास्तविक केंद्रक, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं पाई जाती थी, लेकिन इसमें वास्तविक केंद्रक पाई जाती है। झिल्ली से घिरे कोशिकांग भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम देखेंगे इनकी जो संरचना होती है वो प्रोकैरियोटिक की तुलना में अधिक जटिल होती है। इसकी जो संरचना होती है, किसकी संरचना? यूकैरियोटिक की संरचना। तो लिख सकते हैं कि इसकी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका की तुलना में अत्यधिक जटिल होती है। ठीक है, उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता था? उसमें केवल 70S प्रकार की राइबोसोम पाया जाता था, लेकिन इसमें हम देखेंगे इसमें दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे। 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब देखेंगे यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2। एक तो बोल सकते हैं कि हम जंतु कोशिका या पादप कोशिका, एक है पादप कोशिका और दूसरी है जंतु कोशिका। तो इन दोनों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि पादप कोशिका क्या होता है और जंतु कोशिका क्या होता है। इसको हम बोल सकते हैं प्लांट सेल, इसको हम बोल सकते हैं एनिमल सेल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसमें कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत जो होता है यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत, यानी यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत हम बोल सकते हैं कि इसके अंतर्गत शैवाल आ सकता है। अधिकांश उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, उदाहरण। ठीक है, शैवाल हो सकते हैं, उच्च पादप या जंतु कोशिकाएं भी हो सकती हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि पादप कोशिका क्या है। ठीक है, अब पादप कोशिका के बारे में हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो पादप कोशिका सबसे पहले हम देखते हैं कि पादप कोशिका का एक फिगर बनाएंगे, या फिगर हम पहले से बनाएंगे, इसमें टाइम ना लगे, उस फिगर को हम लोग देखेंगे। ठीक है, यह पादप कोशिका, यानी कोशिका के प्रकार में यूकैरियोटिक कोशिकाएं कितने? 2 प्रकार की होती है। एक होती है पादप कोशिका और एक होती है जंतु कोशिका। जंतु कोशिका यानी मनुष्य की कोशिका और पादप मतलब पौधों की कोशिका। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पादप कोशिकाएं ये रहा हम लोग के सामने, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। जो बाहरी लेयर होती है इसको हम बोलते हैं सेल वाल। क्या बोलते हैं? सेल वाल। इसको हिंदी में हम कहते हैं कोशिका भीति। यह केवल पौधों में होता है। ठीक है, जंतु कोशिका में यह नहीं पाई जाती है। इसके बाद ये देखते हैं, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं वैक्यूल यानी रिक्तिका। क्या कहते हैं? रिक्तिका।
इसके बारे में हम लोग एक एक करके आगे अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा होता है, ये जस्ट इसके बाद ये वाला, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, या इसी को हम कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोल सकते हैं? सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। इसी का एक और नाम क्या हो सकता है? कोशिका झिल्ली, ठीक है। इसमें राइबोसोम होता है। राइबोसोम को हिंदी में भी आप लोग राइबोसोम ही लिखोगे, राइबोसोम। ये गोल्जी वेसिकल्स होता है, इसको भी गोल्जी एपार्टस बोल सकते हैं, गोल्जी एपार्टस, ठीक है। और ये इसमें देखेंगे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हिंदी में सूत्रकणिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका, सूत्रकणिका, ठीक है। और ये चारों तरफ जो होता है, ये सारी जितने भी कोशिकांग होते हैं, इसको हम साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं। ये जितना भी खाली दिख रहा है, इसमें एक प्रकार का द्रव्य भरा होता है। जितना भी ये खाली दिख रहा है, इसमें एक प्रकार का द्रव्य भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, ठीक है। अब देखते हैं ये इसमें क्या होता है? केंद्रक होता है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला बीच वाला जो पार्ट है दिख रहा है आपको, इसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं? केंद्रिका, केंद्रिका बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोलस, ठीक है इसको। अब ये वाला हिस्सा जो है, इसको जस्ट ये खाली वाला पार्ट दिख रहा है, इस वाले पार्ट में न्यूक्लियस, यानी इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, यानी केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक, ठीक है। आगे अब हम लोग देखते हैं, इस केंद्र के जस्ट बाद हम आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसी जो संरचनाएं गोल गोल दिखाई दे रही है, ये होता है हम लोगों का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदूरी अंतःप्रदब्बी जालिका। रफ का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे खुरदूरी, खुरदूरी अंतःप्रदब्बी जालिका, का एक नहीं रहेगा, अंतःप्रदब्बी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसमें भी एक और होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसको हम बोल सकते हैं चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका, चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका, चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका, ठीक है। और ये यहाँ पे होता है पादप में क्लोरोप्लास्ट, जो क्या करता है? भोजन बनाने के काम में उपयोगी होता है। इसको क्लोरोप्लास्ट को हम क्लोरोप्लास्ट ही बोल सकते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे, सबको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी कोशिका द्रव्य में पाए जा रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? कोशिकांग। क्या बोलेंगे? कोशिकांग। कोशिकांग में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, केंद्रक हो गया, प्लास्टिड हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, गोल्जी एपार्टस हो गया, राइबोसोम हो गया, ये जो है दिख रहा है, ये बड़ा बड़ा, ये राइबोसोम हो गया, ठीक है, ये रिक्तिका, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी को हम क्या बोलते हैं? कोशिकांग। जितने भी कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं, उसे हम कोशिकांग बोलते हैं। ये हम लोगों का रहा क्या? पादप कोशिका। ये कौन सा कोशिका रहा? पादप कोशिका, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे जंतु कोशिका के बारे में। हमने पहले ही इसको बना लिया है कि वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लगे। अब हम देखेंगे यूकेरियोटिक, ठीक है। तो यूकेरियोटिक की संरचना के बारे में जान लें, जिसे यूकेरियोटिक यानी जंतु कोशिका। पादप कोशिका तो हमने देख लिया, अब जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल के बारे में हम लोग को जानना है। इसी को हम कहते हैं जंतु कोशिका। अब हम लोग देखेंगे जंतु कोशिका के बारे में, ठीक है। तो जंतु कोशिका की संरचना में हम देखेंगे कि ये इसमें सेल वाल, जो उसमें सेल वाल होता था पादप कोशिका में, इसमें सेल वाल नहीं होता है, इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन होता है, कोशिका झिल्ली, ठीक है। और ये जितना भी दिखाई दे रहा है, सभी खाली जो पार्ट है, इसको हम बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म, कि इसमें क्या भरा होता है? एक प्रकार का द्रव्य भरा होता है, जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इसी में सभी कोशिकांग क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, ठीक है, कोशिका द्रव्य। और ये जो होता है, इसमें स्मॉल वैक्यूल यानी रसधानी होती है, इसको हम रिक्तिका बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है केंद्रक।
अब जंतु कोशिका में हम देख रहे हैं कि इसमें केंद्रक ये वाला जो हिस्सा है इसको न्यूक्लियोलस बोल देंगे, केंद्रिका बोल देंगे, और ये वाला जो हिस्सा बाहर वाला जो दिखाई दे रहा है ये हमारा न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। ठीक है, यानी इन पूरे पार्ट को हम बोल सकते हैं केंद्रक, और केंद्रक के अंदर एक और होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, जो पौधों में भी पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे ये हम लोगों का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जिस पर दानेदार होता है इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी खुरदुरी अंतःप्रदब्बी जालिका, अंतःप्रदब्बी जालिका। और ये होता है, इसमें देखेंगे इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है दाने दाने टाइप का, तो इसको हम बोलेंगे चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका, चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका, प्रदब्बी जालिका। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे इसमें ये वाला एक गाल्जी एपॉर्टस हो गया, उसमें भी पादप कोशिका में भी गाल्जी एपॉर्टस था, इसमें भी गाल्जी एपॉर्टस, इसमें भी माइटोकांड्रिया या इसी को हम बोल सकते हैं सूत्रकणिका, सूत्रकणिका। अब इसमें जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है, क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम। और इसमें राइबोसोम पाई जाती है, क्या पाई जाती है? राइबोसोम। इसमें बस क्या नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाई जाती है। तो जंतु कोशिका में दो नहीं पाई जाती है, एक तो क्लोरोप्लास्ट और एक कोशिका भित्ति। ठीक है, पादप कोशिका में जब यह पाई जाती है। ठीक है, आगे अब हम लोग देखेंगे कि इनकी संरचना, कोशिका की संरचना क्या। अब हम लोग देखेंगे कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना। जैसे हम लोगों ने जंतु कोशिका और पादप कोशिका देखा है, तो अब हम लोग उसी में देखेंगे कोशिका की संरचना। ठीक है, तो कोशिका की जो संरचना होती है वो 3 आधार पर बांटा गया है। कितने आधार पर बांट दिया गया है? 3 बेस लेकर के बांटा गया है। सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कोशिकांग है, कोशिका इस जितने भी कोशिकांग हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका सब इसमें। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका की संरचना। कोशिका की जो संरचना होती है 3 आधार पर बांटा गया है। एक तो कोशिका आवरण। अब कोशिका आवरण में अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि कोशिका को चारों ओर से जो ढकता है वो क्या होता है? कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो कोशिका आवरण कितने होते हैं? तो 2। एक हो जाएगा हम लोगों का कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति हो गया, और एक हो गया हम लोगों का कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ये 2 होते हैं। ठीक है, ये कोशिका आवरण। दूसरा हमारा जो बेस होता है वो कोशिका द्रव्य, यानी कोशिका द्रव्य में जितने भी पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिकांग। क्या बोलते हैं? कोशिकांग। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले को हम क्या कहते हैं? कोशिकांग, कोशिकांग। और कोशिकांग में क्या क्या होते हैं? कोशिकांग में भी हम बांट सकते हैं। कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया कितने झिल्ली से घिरा रहता है? ठीक, अंतःप्रदब्बी जालिका कितने झिल्ली से घिरा रहता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कोशिका कोशिकांग जो होता है, जैसे दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली से कौन कौन घिरे रहते हैं? एकल झिल्ली से कौन कौन घिरे रहते हैं? और कौन झिल्ली रहित होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो दोहरी झिल्ली, तो दोहरी झिल्ली कौन कौन घिरे रहते हैं? दोहरी झिल्ली से घिरे रहते हैं हम लोगों का एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? ये दोहरी झिल्ली होती है, इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, दूसरा हम लोगों का होता है लवक। ये भी कितने झिल्लियों से घिरा होता है? 2। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं प्लास्टिक। ये किस में पाया जाता है? पादप में पाया जाता है। ठीक है, अब एकल झिल्ली में कौन कौन होते हैं? पहला होता है अंतःप्रदब्बी जालिका। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदब्बी जालिका। इसको आप लोग बोल सकते हो एंडोप्लाज्मिक, ई से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दूसरा होता है गाल्जी का। गाल्जी का भी
कितने झिल्ली पाई जाती है? एक झिल्ली, ठीक है। गाल्जी काय में भी कितनी झिल्ली पाई जाती है? एक। गाल्जी काय, या इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं गोल्जी बॉडी। तीसरा जो होता है लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। ये भी कोशिकांग का ही भाग है, ठीक है। लाइसोसोम, इसी को हम बोल सकते हैं लयन काय। इंग्लिश में लाइसोसोम लिख सकते हैं, लाइसोसोम, ठीक है। अब झिल्ली रहित कौन कौन होते हैं? तो झिल्ली रहित पहला हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम में कोई झिल्ली नहीं पाया जाता है, राइबोसोम, ठीक है। इंग्लिश में लिख सकते हो राइबोसोम, ऐसे। दूसरा सेंट्रोसोम। अभी हम लोग देखे हैं जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है, और सेंट्रोसोम भी क्या होता है? झिल्ली रहित होते हैं। इसी को हम कहते हैं तारक काय। क्या कहते हैं? तारक काय, इंग्लिश में सेंट्रोसोम, ठीक है। अब तीसरा जो हम लोगों का होता है वो होता है केंद्रक। ये भी झिल्ली रहित होते हैं, यानी एक प्रकार से मान सकते हैं यहाँ पे कोशिका आवरण हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया। अब इसमें एक होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। और केंद्रक में क्या होता है? डीएनए, आरएनए। इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। इसी को हम कहते हैं दोनों को गुणसूत्र। क्या कहते हैं? गुणसूत्र। अब एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानेंगे। नहीं दिख रहा था, थोड़ा सा इधर एक बार कर लेते हैं। केंद्रक हो गया, तीसरा डीएनए, आरएनए, इसी को हम बोल सकते हैं गुणसूत्र। एक बार हम फिर से देखते हैं यहाँ से। कोशिका की जो संरचना होती है वो 3 आधार पर किया गया है। कोशिका आवरण के आधार पर 2, कोशिका आवरण जो होती है 2 होती है, यानी कोशिका आवरण का मतलब होता है ढकना। किसी को चारों ओर से मान लेते हैं ये कोशिका है, ठीक है। तो कोशिका, पादप कोशिका में हम लोग देखे थे कि ये जो आवरण होता था ये 2 होता था, ठीक है। पहले को कोशिका भित्ति, ठीक है, पहले को कोशिका भित्ति बोलते थे, और दूसरे वाले को कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो ये जो है पूरे कोशिकांग को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं आवरण, यानी कोशिका आवरण। कोशिकांगों को ढकने का जो कार्य करता है कोशिका आवरण। तो कोशिका भित्ति हो गया और कोशिका झिल्ली। कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं, और कोशिकांग जो होते हैं मतलब कितने झिल्लियों से घिरे होते हैं ये बताया गया है। दोहरी झिल्ली, एकल झिल्ली, झिल्ली रहित। तो दोहरी झिल्ली वाले हो गए माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जो पौधे और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। लवक ये केवल पौधों में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। इसके बाद से एकल झिल्ली वाले अंतःप्रद्रव्यी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी खुरदुरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका और एक चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका, ठीक है। गाल्जी काय, गाल्जी बॉडी होता है, ये भी एकल झिल्ली से घिरा होता है। लाइसोसोम, ये भी एकल झिल्ली से घिरा होता है। अब झिल्ली रही जिसमें झिल्ली पाया ही नहीं जाता है। राइबोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया। केंद्रक में जैसे गुणसूत्र हो गया, ठीक है। डीएनए, आरएनए होता है। इसके बारे में हम लोग एक एक करके बारे में अध्ययन करेंगे, जिससे हमारे जितने भी कोशिका के भाग हैं उसके सभी भाग के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसमें कोशिका भित्ति। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे इसमें? कोशिका आवरण में पहले देखेंगे कोशिका भित्ति। तो सबसे पहले क्या आता है? कोशिका भित्ति। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग कोशिका भित्ति। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल वॉल। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ठीक है। तो कोशिका भित्ति के बारे में हम लोग जानेंगे। तो कोशिका भित्ति क्या होता है? यह सबसे बाहरी आवरण होता है, सबसे बाहरी आवरण होता है, और यह क्या करता है? कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। इसका कार्य क्या होता है कोशिका भित्ति का? यह क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करता है किसको? कोशिका को। यह केवल जो कोशिका भित्ति होता है यह केवल पादपों में पाया जाता है। पादपों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पादपों में पाया जाता है। जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, ठीक है। जो कोशिका भित्ति होती है यह कैसा होता है? यह निर्जीव होता है। कैसा होता है? निर्जीव होता या होती है।
ठीक है। यह पारगम्य है, पूर्ण पारगम्य होता है। पूर्ण पारगम्य का मतलब इनसे होकर के कोई भी पदार्थ आर पार जा सकता है, इसी को हम बोलते हैं पूर्ण पारगम्य। ठीक है, तो समझ में आ गया कि पूर्ण पारगम्य क्या होता है। तो कोई भी पदार्थ, यानी यह जो होता है पूर्ण पारगम्य होता है, पूर्ण पारगम्य, इनसे कोई भी पदार्थ आर पार जा सकता है या आ सकता है। ठीक है, अब अलग अलग पौधों में इनका जो कोशिका भित्ति का जो बनावट होती है वो अलग अलग होती है। जैसे शैवाल में ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल में ले लेते हैं। जैसे शैवाल है, तो शैवाल की जो कोशिका भित्ति बनी होती है, शैवाल की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज। ठीक है, इसी प्रकार हम ले लेते हैं कवक। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है काइटिन की। ठीक है, इसी प्रकार लेते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो बनी होती है किसकी? पेप्टाइडोग्लाइकोन, पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकोन। ठीक है, इसको न्यूमेरिक अम्ल भी बोला जा सकता है। इसको क्या बोल सकते हैं? न्यूमेरिक अम्ल, न्यूमेरिक अम्ल। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि कोशिका जो भित्ति होता है, इसका मतलब ये हमने कार्य तो बताया कि पूर्ण पारगम्य होता है, किसी भी पदार्थ को आर पार ले जाया जा सकता है। ठीक है, एक कोशिका भित्ति दूसरे कोशिका भित्ति से, ठीक है, जो एक मान लेते हैं ये वाला एक कोशिका भित्ति है, ठीक है, और ये एक कोशिका भित्ति है, एक कोशिका झिल्ली बना देते हैं, ये कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति। ठीक है, ये जो होता है ये बीच में एक मिडिला लैमेला से जुड़ा होता है, मिडिल लैमेला, इसको हम क्या बोलते हैं? मिडिल लैमेला। ये जो होता है कैल्शियम या मैग्नीशियम की होती है, कैल्शियम या मैग्नीशियम की बनी होती है। ठीक है, इसको हम कनेक्टिंग एजेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कनेक्टिंग एजेंट। इसी को हम बोल सकते हैं कनेक्टिंग एजेंट, सीमेंटिंग एजेंट, ये सारी चीज़ें बोला जा सकता है, सीमेंटिंग एजेंट। ठीक है, ये सब बोल सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि एक कोशिकाओं को आपस में, मतलब ये क्या करता है, एक कोशिका को दूसरे कोशिका से जोड़ने का कार्य करता है, और इसमें पेक्टिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पेक्टिन, पेक्टिन पाया जाता है। कोशिका भित्ति का अगर आपको परिभाषा लिखना है तो आप अपने मन से ऐसे लिख सकते हैं कि कोशिका भित्ति, ठीक है, पादप में पाई जाने वाली सबसे बाहरी आवरण होता है जो पूर्ण पारगम्य होता है, जो पूर्ण पारगम्य होता है। यह जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है और निर्जीव होती है। अलग अलग पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है अलग अलग कार्बोहाइड्रेट या अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनी होती है। जैसे शैवाल है, सेलुलोज से मिलकर बना होता है। शैवाल का जो कोशिका भित्ति होती है किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से। उसी प्रकार कवक का जो मतलब कोशिका भित्ति होती है किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन से। बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है पेप्टाइडोग्लाइकोन या न्यूमेरिक अम्ल से, या कर दो, पेप्टाइडोग्लाइकोन या न्यूमेरिक अम्ल से मिलकर के बनी होती है। अब हम लोग जानेंगे कोशिका भित्ति तो हम लोग पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे हम लोग कोशिका झिल्ली। क्या पढ़ेंगे? कोशिका झिल्ली के बारे में अब हम लोग जानेंगे। कोशिका झिल्ली का क्या काम होता है। ये कोशिका भी आवरण ही चल रहा है, अब कोशिका झिल्ली के बारे में हम लोग देखेंगे। तो कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली यहाँ पर हेडिंग डालते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। इसका क्या काम होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, यह पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा कि केवल कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है, लेकिन जो कोशिका झिल्ली होता है ये जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। जो कोशिका झिल्ली होता है यह जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक है,
यह पादप में द्वितीय परत होता है कि नहीं होता है। पादप में पहले तो कोशिका भित्ति पाई जाती है। जैसे ये पादप का एक कोशिका हम बना रहे हैं तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा तो ये हम लोग का कौन सा हो गया, कोशिका भित्ति। क्या हो गया, कोशिका भित्ति। जबकि दूसरा परत इसमें होता है कोशिका झिल्ली, यानी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ये कौन सी परत होती है, दूसरी परत। लेकिन यह जंतुओं में क्या होता है, पहला परत होता है, कोशिका झिल्ली। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में क्या कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यह है पादप कोशिका। और पादप कोशिका में क्या पाई जाती है बाबू, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसी के कारण यह जो कोशिका झिल्ली होता है यह पौधों में या पादपों में दूसरी परत होती है। कौन सी परत होती है, दूसरी परत होती है, ठीक है। जबकि जंतु में पहली परत होती है। जबकि यह कोशिका भित्ति कैसी परत थी, निर्जीव था। कोशिका भित्ति कैसी थी, निर्जीव थी। यानी ये कोशिका भित्ति जो कैसा था, ये निर्जीव था। जबकि यह कोशिका झिल्ली जो है ये कैसा होता है, जीवित कोशिका होती है। तो यह जीवित होती है। यह कैसा होता है, जीवित होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, ठीक है। यह पौधों में दूसरी परत होती है जबकि जंतु में पहली परत होती है। यह जीवित कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। यह अर्धपारगम्य होने के कारण, देखो यह अर्धपारगम्य होता है जबकि वह पूर्ण पारगम्य होता है। कोशिका भित्ति कैसा होता था, पूर्ण पारगम्य, और यह कैसा होता है, अर्धपारगम्य। देखेंगे यह अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य होने के कारण, मतलब अर्धपारगम्य होने के कारण होती है, इसी कारण लिख सकते हैं, इसी कारण इनमें चयनात्मक गुण पाया जाता है। चयनात्मक का मतलब चयन करना, चयनात्मक गुण पाया जाता है। जैसे हम जैसे यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये एक यहाँ पे जैसे एक रूम है, ठीक है, और यहाँ पे एक गार्ड बैठा है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, टेस्ट ले रहा है, दूसरों की मतलब पूछताछ कर रहा है, और जो सबसे ज़्यादा मतलब बता रहा है उसी को अंदर जाने दे रहा है। तो यह क्या कर रहा है, चयन कर रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं और यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ क्या कर एक से पूछा, जो नहीं बता रहा है उसको छांट दे रहा है, यानी हटा दे रहा है, और जो बता दे रहा है उसको अंदर भेज दे रहा है। इसका मतलब क्या, यह चयन कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार ये कोशिकाएं जो झिल्ली होती है, ये मतलब चयनात्मक गुण इसमें पाया जाता है। जैसे मान लेते हैं एक कोशिका है और ये कोशिका झिल्ली है, तो वैसे पदार्थों को अंदर जाने देगा जो क्या होगा, कोशिका के लिए लाभदायक होगा। बाकी जो हानिकारक होगा उसको क्या करेगा, हटा देगा, ठीक है। कोशिका झिल्ली हम लोगों ने आज जाना, और जो कोशिका झिल्ली होती है इसका थोड़ा सा संगठन हम देख लेते हैं। तो कोशिका झिल्ली का जो संगठन होता है, रासायनिक संगठन थोड़ा सा देख लें। रासायनिक संगठन तो यह किससे मिलकर बनता है, प्रोटीन और वसा से। प्रोटीन और वसा से मिलकर के बना होता है, ठीक है। प्रोटीन और वसा मिलता है तो बनाता है लिपोप्रोटीन, एक प्रकार से बोल सकते हैं लिपोप्रोटीन। और लिपोप्रोटीन ही क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, लिपोप्रोटीन। और ये क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। अब कभी कभी देखा जाता है, तो कभी कभी विशेष परिस्थितियों में भी, कभी कभी विशेष परिस्थिति में कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कोशिका झिल्ली के निर्माण में भाग लेता है। कभी कभी विशेष परिस्थिति में कोशिका झिल्ली के निर्माण में
भाग लेता। हम लोगों ने ये जाना, ठीक है। अब देखो दो वैज्ञानिक आते हैं इसी में। कौन से वैज्ञानिक आते हैं? दो वैज्ञानिक आते हैं। कौन कौन? सिंगर और निकोलसन। कौन वैज्ञानिक आते हैं? सिंगर और निकोलसन वैज्ञानिक, सिंगर और निकोलसन। और ये जो दो वैज्ञानिक आते हैं, और यह वैज्ञानिक कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोजेक मॉडल प्रदान करते हैं। कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोजेक मॉडल क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। तो कोशिका झिल्ली के फ्लूइड मोजेक मॉडल प्रदान किसने किया था? सिंगर और निकोलसन ने किया था। धन्यवाद। इसी प्रकार आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और देखते रहें। और इसके आगे जस्ट अब हम अगला वीडियो हमारा